हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म और अन्य धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे चलते हुए आज पढ़ते हैं हम महाजनपदों का युद्ध कि उस काल में कौन कौन से जनपद थे जो फिर महाजनपद बन गए। ठीक है, तो कितने महाजनपद थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहेंगे हम, ताकि हमारे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप इस तरह ही पढ़ना। ठीक है, मैं आपको उसका मैप के द्वारा भी दिखाऊंगा आपको कि मैप में कि कौन सा जनपद कहाँ है। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आदेश आदेश आदेश। तो महाजनपदों का उदय की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत। जैसे कि हमको आपको पता है कि मैं पहले से बता रहा हूँ, स्रोत जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं हम कि साहित्यिक स्रोत में किन स्रोतों से हमें महाजनपदों के बारे में पता लगा। तो ये सुत पिटिक, विनय पिटिक, अंगुतुर निकाय, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम आदि ये साहित्य है बहुत सारे। और जबकि सुत पिटिक और विनय पिटिक और अंगुतुर निकाय ये तो बौद्ध धर्म के साहित्य है, और जबकि भगवती सूत्र और कल्प सूत्र और आगम जो है वे आपके जैन साहित्य है। ठीक है, इनसे महाजनपदों के बारे में पता चलता है और ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदांग और पुराणों में पता लगता है महाजनपदों के बारे में। ठीक है, और एक इतिहासकार रहे, ठीक है, और उनका नाम है हेरोडोटस, उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका उसमें। और निरियाकस भी एक इतिहासकार है जो कि आपके जो सिकंदर थे उनके साथ आए थे। उनके साथ तीन जने आए थे, एक निरियाकस, एक आनेसिगिट्रस और एक ऑस्ट्रियोबुलस। ठीक है, ये तीन जने आए थे, उनमें से एक का नाम था निरियाकस। ठीक है, तो इनके विवरण में मिलता है महाजनपदों के बारे में। देखो कुल महाजनपद कितने हैं? कुल महाजनपद है 16। देखो वैसे जनपदों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, साहित्य के जो स्रोत है ऊपर लिखे, जितने भी साहित्य लिखे हैं इन सभी में मिलता है, लेकिन जो सबसे अच्छे से डिफाइन जो करता है महाजनपदों के बारे में वो है अंगुतुर निकाय, जो कि एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, कुल महाजनपद कितने थे? 16 जनपद थे, जिनमें से 15 तो नर्मदा नदी के उत्तर में, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, नर्मदा नदी के उत्तर में थे, और एक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, उसका नाम है अश्मक। ठीक है, उस महाजनपद का नाम है अश्मक। ठीक है, अब ये 16 जो है, इन 16 में से 2 ही है जो इस टाइम भारत से बाहर है, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि जो पाकिस्तान था वो पहले भारत का हिस्सा था, तो उस समय तो वे वहाँ से थे, लेकिन आज भारत का हिस्सा नहीं है, तो वे दोनों बाहर पड़ते हैं। उनका नाम है कंधार और कम्बोज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंगुतुर निकाय और भगवती सूत्र ही ऐसे दोनों ऐसे साहित्य है जिनके अंदर 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद तो राजतंत्रात्मक थे, यानी राजा के द्वारा शासन होता था, जबकि मल और वज्जी नाम के 2 जो महाजनपद थे, ये जो थे वे संघ गणतंत्रात्मक थे। संघ गणतंत्र का मतलब है जहां लोग अपना एक लीडर को चुन लेते हैं। ठीक है, तो मल और वज्जी ये 2 याद रखना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भाई कौन से महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं एक एक महाजनपद के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैप में दिख रहा है कि 16 के 16 महाजनपद दर्शाए गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पूर्वी जो जनपद है वो अंग है, उसके बराबर में मगध है, उसके ऊपर वज्जी है। ठीक है, ये जो रिवर आ रही है, ये वाली रिवर, ये वाली जो रिवर है, इस रिवर का नाम है गंगा। ये गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर के इधर ये अंग हो गए, और मगध, वज्जी, ये मल, ठीक है, ये कौशल, ये काशी, ये वत्स, ये चेदी, शूरसेन, मत्स्य, कुरु और ठीक है
सॉरी ये वाली जो रिवर है ये यमुना है, और ये वाली जो है गंगा, ठीक है, ये गंगा रिवर है, और ये वाली जो है यमुना रिवर है, ठीक है। और ये रहा गंधार, और ये रहा कम्बोज, जो कि भारत से बाहर पड़ता है, आज के पाकिस्तान में है, ठीक है, दोनों के दोनों काबुल की तरफ पड़ते हैं। और ये रही आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, इस नर्मदा रिवर के जो उत्तर में जो है वो अवंती है, ठीक है। अब इसके यहाँ से जो कहते हैं कि नर्मदा नदी से इस तरफ होता है, साउथ होता है, और उस तरफ जो नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये अशमक जो है ये आपका ये रहा है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। तो आपने जैसे कि देखा, जैसे कि मैंने लिखा था कि 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद तो नर्मदा नदी के ऊपर है, जबकि एक ही महाजनपद जिसका नाम है अशमक, जो कि आपका दक्षिण भारत में है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था, ठीक है। और इन 16 महाजनपदों में भाई 14 महाजनपद तो हमारे भारत में है, जबकि 2 महाजनपद, एक गंधार और एक कम्बोज, जो कि बाहर हमारे है, ठीक है। तो हम बिल्कुल जैसे कि 16 महाजनपद आपको मैंने मैप में दिखाया, बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। जैसे कि सबसे पूर्वी जो था अंग था, फिर उसके बाद मगध, और ऊपर के वज्जी और मल थे, और जबकि गंगा नदी के तट पर एक काशी था, ठीक है, और फिर यमुना और गंगा के बीच में आपका वत्सा, ठीक है, कुरु था। तो ऐसे ही लाइन से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अंग महाजनपद की बात करते हैं, जो अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, ठीक है। चंपा का पुराना नाम जो है मालिनी बोलते थे इसको, ठीक है। आज का आधुनिक के नाम पड़ेगा कि आधुनिक नाम क्या है इनका, ठीक है। आधुनिक में नाम जो भागलपुर और मुंगेर जो पड़ता है, बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। यहाँ का जो इलाका है ये उस टाइम अंग जो इसी हिस्से में था, ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन से थे अंग महाजनपद में? ये थे चंपा, जो कि वहाँ का बंदरगाह था, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता था। दूसरा था आश्रमपुर, और तीसरा था भद्रिका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ले जाते हैं कि आश्रमपुर की कहाँ किस महाजनपद में स्थित है, ठीक है। तो शासक कौन थे यहाँ से बृहदत्त, ठीक है। जब बिंबिसार थे, भी आगे बताऊंगा, बिंबिसार का शासनकाल आपका 544 के आसपास, 540 के आसपास था, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस समय जो मैंने भगवान बुद्ध ने समझो आपकी, जो भगवान बुद्ध थे उस समय अंग के जो राजा थे वो थे बृहदत्त थे, ठीक है। अब अगला, जैसे कि अगला महाजनपद जो है वो है मगध, इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरा या राजगीर थी, ठीक है। और आधुनिक जो बोलते हैं, आधुनिक में कौन सा है इलाका है? ये पटना और गया जिला, ये भी दोनों बिहार के हैं, ये दोनों ही आज के मगध था वहाँ से इस समय। और वहाँ के शासक कौन थे? बिंबिसार थे, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, यानी उन्होंने एक वंश बनाया था हर्यक वंश, उसके संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन एंड बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि बिंबिसार ही क्या थे, वहाँ के हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, ठीक है, ये भी भगवान बुद्ध के समय के काल की बात है, ठीक है। तीसरा था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, मिथिला बोलते थे, ठीक है। कहा जाता है कि इस वैशाली की जो स्थापना की थी, ये स्थापना की थी इक्क्वाकु नरेश विशाल ने की थी। अब इक्क्वाकु नरेश विशाल थे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझे कि जो वज्जी था ये 8 गणराज्यों में विभाजित था, ठीक है। वे 8 गणराज्य का नाम है विदेह, लिच्छवी, वज्जी, इक्क्वाकु और जातर्क, कुंडग्राम, कौरव और भोज, ठीक है। तो ये 8 के 8 गणराज्य थे इसके अंदर, वज्जी के अंदर। इन्हीं 8 गणराज्यों में से एक गणराज्य था जिसका नाम था इक्क्वाकु। उस इक्क्वाकु के नरेश थे विशाल, उनके द्वारा वैशाली की स्थापना की गई और वज्जी की राजधानी वैशाली को बनाया गया। शासक की बात करते हैं, यहाँ के शासक जो थे चेटक थे, ठीक है। मल इसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी, ठीक है। शासक औकाक थे, ये महात्मा बुद्ध के समय की बात है। अकायत, जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण निर्माण हुआ था, यानी जब मोक्ष मिला था उनको, तो वो काशी मिला था, मल गणराज्य में ही मिला था। तो ये दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि वज्जी और मल क्या थे, ये दोनों गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक थे, ठीक है। यानी कि यहाँ लोगों द्वारा अपना जो मुखिया चुना जाता था, ठीक है। नंबर 5 बात करते हैं काशी।
काशी इसकी राजधानी वाराणसी या बनारस होती थी, ठीक है। और शासक जो थे अजातशत्रु थे, ठीक है, ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और काशी का संस्थापक यानी काशी जो महाजनपद बनाया था वो बनाया था दिव्यदास ने बनाया था, ठीक है। जातक एक जैन ग्रंथ है, इसके अनुसार जो राजा दशरथ थे यानी जो भगवान राम जी के पिता थे राजा दशरथ, वे यहीं के राजा थे, ठीक है। काशी जो फेमस था वो सूती वस्त्र व अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब कौशल महाजनपद की बात करते हैं। इस कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती या कुशावती बोलते थे। आधुनिक बात करें, आधुनिक कौन सा इलाका है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सरयू नदी के तट का क्षेत्र, ये आज का यूपी में पड़ते सारे, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ठीक है। ये इलाका जो कौशल का था। यहाँ के शासक जो थे वो थे प्रसेनजीत, ठीक है। बिंबिसार के समय की बात है, जिस टाइम भगवान बुद्ध थे उस समय की बात है, ठीक है। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था वाजीरा। वाजीरे का विवाह जो होता अजातशत्रु के साथ हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु जो कि आपके बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है, उनके साथ इसका विवाह हुआ था, ठीक है। तो इन्हें दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था, ठीक है। तभी तो वो जाकर काशी के राजा बन गए थे, ठीक है। चलो वो तो मैं आपको बताऊंगा, एक सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अब 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वां राज्य था वत्सा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। आधुनिक इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला पड़ता है यूपी का। शासक यहाँ के जो उदयनीन थे, ठीक है, बिंबिसार के समकालीन नहीं थे, उनके बाद के थे, ठीक है। ये गलत लिख दिया, बिंबिसार के समकालीन, ये इसके समकालीन थे अजातशत्रु के, ठीक है। तो अवंती, आप आगे पढ़ोगे कि अवंती महाजनपद के बारे में। उस अवंती के राजा जो थे वो चंड प्रघोत थे, ठीक है। और अजातशत्रु जैसे जानते हो वे काशी के राजा थे, ठीक है। बाद में मगध के बने क्योंकि ये बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। तो अजातशत्रु और चंड प्रघोत के बीच हमेशा संघर्ष रहता था उदयनीन के साथ, ठीक है। लेकिन चंड प्रघोत है, इन्होंने अपनी पुत्री, इसका नाम था वासदत्ता, उसका विवाह किसके साथ था? उदयनीन के साथ कर दिया था, ठीक है। कहा जाता है कि बुद्धि जो शिष्य थे पिंडोल ने इन्हें शिक्षा दी थी उदयनीन को। उदयनीन जो थे इनको शिक्षा दी थी, पिंडोल ने दी थी, ठीक है। शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। अब ये वत्स जो महाजनपद है, इसको मगध में जो अजातशत्रु तो मिला नहीं सका, तो इसको मिलाने वाला कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आप इन सबको याद रखना ताकि जब रिकॉल करो तो आपको एकदम याद आ जाए, ठीक है। अब चेदी की बात करते हैं। राजधानी इसकी शुक्तिमती थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बुंदेलखंड का यमुना क्षेत्र इसमें पड़ता है, इसका इलाका। महाभारत काल में शिशुपाल का नाम आता है। कहा जाता है कि शिशुपाल जो था, जिसको श्री कृष्ण ने चक्र के द्वारा मारा था, ठीक है। तो ये शिशुपाल जो चेदी का ही शासक था, ठीक है। पांचाल बात करते हैं। इसकी राजधानी थी अयछित्र। इसकी दो राजधानी थी, यानी उत्तरी भाग की राजधानी अयछित्र थी और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक है। ये आज का बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद और का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। शासक की बात करें, यहाँ शासक कौन करे? चुलामी भद्रथ नाम का शासक था यहाँ, ठीक है। ये कब था? इसका जिक्र जो मिलता है महाभारत और अष्टाध्याय। अष्टाध्याय के लेकर आप जानते हो कौन थे? पाणिनि जी। और महाभारत के आप जानते हो वेदव्यास जी, ठीक है। तो इनका उल्लेख वहाँ से मिलता है, ठीक है। आप 10वां राज्य की बात करते हैं, नाम सूरसेन की बात करते हैं, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, ठीक है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहीं के शासक थे, ठीक है। और बिंबिसार के समय कौन यहाँ शासक था? यानी जब भगवान बुद्ध थे उस समय शासक कौन था? अवंती पुत्र थे, ठीक है। यानी अवंती को ही कह सकते हैं, जो अवंती थे, अवंती को ही राजयांशी हुआ करता था, ठीक है। अब कुरु राज्य था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर होती थी, ठीक है। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र जो होता है वो आपका कुरु में आता है। शासक की बात करते हैं, कौरण्य यहाँ के शासक थे बुद्ध के समय, ठीक है। मत्स्य राज्य की राजधानी जो विराटनगर थी, ठीक है। राजस्थान का अलवर, जयपुर और भरतपुर का क्षेत्रफल जो आज के मत्स्य का क्षेत्रफल था उस समय। बात करते हैं अवंती, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती होती थी, ठीक है। उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक, ठीक है, ये सारा एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन से थे? कुरारगढ़ था, मुक्करगढ़ था और सुदर्शनपुर था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सुदर्शनपुर किस महाजनपद का एक अंग था, ठीक है।
शासक कौन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ चंड प्रगोत का शासन था, जो कि बिंबिसार के समय की बात है। ठीक है, अब जो बिंबिसार थे, बिंबिसार का एक वैद्य था जिसका नाम था जीविक। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, जीविक जो वैद्य है ये इन्हीं का ही पुत्र था बिंबिसार का, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं हर्यवंश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिंबिसार जी का जो वैद्य थे वो थे जीविक था। जीविक को भेजा था उन्होंने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए। ठीक है, देखो प्रारंभ में तो दोनों के बीच संघर्ष था, वो चंड प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में, लेकिन युद्ध भी हुआ इनके बीच में, लेकिन फिर ये दोस्त अच्छे गहरे मित्र बन गए। ठीक है, लोहे की खान होने के कारण शक्तिशाली जनपद था, ये सबसे शक्तिशाली जनपद था क्योंकि यहाँ से लोहे की खान थी। ठीक है, अब धीरे धीरे फिर कौन सा बना, वो मगध बन गया था। तो मगध एक केंद्र बन गया था पूरे समस्त भारत का, जहाँ से पूरे समस्त भारत का प्रशासन होता था। ठीक है, तो ये शासन होता था। अश्मक की बात करते हैं, 14वां महाजनपद, इसकी राजधानी पैथान या प्रतिष्ठान बोलते थे। ठीक है, पुराना नाम प्रतिष्ठान था, अब पैथान बोलते थे। नर्मदा एवं गोदावरी नदी का मध्य क्षेत्र, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये गोदावरी के तट पर है, यानी नर्मदा और गोदावरी के बीच क्षेत्र जो पड़ रहा है वो सारा अश्मक में था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित एक लौता यही महाजनपद है। संस्थापक कौन थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा मूलक थे। ठीक है, इसकी अश्मक की स्थापना की गई। जातक के अनुसार, जैसे मैंने बताया, जातक जो है आपका जैन ग्रंथ है, इसके अनुसार प्रवर अरुण ने कलिंग जीत लिया था। ठीक है, कलिंग वहीं पड़ता है आपका दक्षिण भारत में, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे तो परवर जो थे शासक, उन्होंने कलिंग को जीत लिया था। ठीक है, कालांतर में अवंती ने असम राज्य पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि आप जानते हो कि अवंती जो है नर्मदा से ऊपर था, यानी उत्तर में था, और नर्मदा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में जो स्थित है वो अश्मक था। तो इस अश्मक पर अवंती ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, यानी अवंती ने अपने आप में कब्जे में ले लिया था अश्मक को। ठीक है, तो 16 महाजनपद पूरे हो चुके हैं और 2 महाजनपद रह गए हैं, जो हमारे देश, जो हमारे कंट्री यानी हमारा देश भारत से बाहर है। ठीक है, उन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो 15वें महाजनपद की बात करते हैं, इसका नाम गंधार है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता था, आज भी पाकिस्तान में है। राजधानी की बात करें, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र पड़ता है इसमें। ठीक है, शासक यहाँ के कौन थे, पुष्कर सरीन थे। ठीक है, जब बिंबिसार का शासक था, यानी भगवान बुद्ध जब धरती पे थे उस समय यहाँ के पुष्कर सरीन थे। वंश जो था वो दूही वंशी थे। ठीक है, यहाँ ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जैसे मैंने बताया सूती वस्त्र के लिए उत्पादन जो था वो काशी था, इसी तरह ऊनी वस्त्र के लिए जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वो कंधार था। लास्ट 16वां जनपद की बात करते हैं, कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी। ठीक है, हाटक थी, और रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र इसमें पड़ता था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और महाभारत में यहाँ के 2 शासक थे जिनका नाम चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत में कहा जाता है कि यहाँ से 2 राजा थे, 2 शासक थे, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र जो था वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये हमारे 16 के 16 महाजनपद खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इन सभी को आपको रिवाइज करना है, बस खाली आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको मैप दिखाया था ना, मैप के अकॉर्डिंग एक को पकड़ो और इसको पढ़ो, एक को पकड़ो और उसको पढ़ो। ठीक है, इस तरह से पढ़े तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है, राजधानी याद करनी है, राजधानी तो आपने याद कर लेते हो आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की, कि महाजनपदों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यानी कि वहाँ समाज में किस तरह का हिसाब हुआ करता था। कि गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह बोलते हैं, राक्षस विवाह जिसको अपहरण विवाह बोलते हैं, अनुलोम विवाह यानी कि छोटी जात बड़ी जात में विवाह कर देना। ठीक है, बहु विवाह, पूर्ण विवाह, इन सभी का क्या था, प्रचलन था। सती प्रथा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है उस समय। ठीक है, दहेज प्रथा की शुरुआत लेकिन यहीं से हुई थी। ठीक है, दहेज तो लेते थे, दहेज का साक्ष्य मैंने बताया था आपको। जब प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से होता है तो प्रसेनजित उनको काशी दहेज में दे देते हैं, तो साक्ष्य मिल गया दहेज का, है ना। तो दहेज प्रथा का अत्यधिक विकास जो हुआ, ठीक है, हुआ, सॉरी दहेज प्रथा बोला, दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, अब दास प्रथा कैसे हुआ, देखो अब दास जब बढ़े तो उन्होंने दासों को कृषि में लगाना शुरू कर दिया। भाई पहले जो दास थे, भाई जो आपके
वैदिक काल में जो दास हुआ करते थे वे सिर्फ घरेलू कार्य क्या करते थे, लेकिन अब जो दासों से ये कृषि वगैरह कराने लग गए, अब कृषि वगैरह कराने लग गए तो अब कृषि का तो विकास होना ही होना था, तो कृषि का विकास हुआ। अब कृषि का विकास हुआ तो जिसमें ज़्यादा कृषि विकास हुआ, जहाँ की मिट्टी अच्छी, जहाँ से हर चीज़ उपलब्ध, जिस महाजनपद में वो महाजन सबसे शक्तिशाली बन गया। अब जो और महाजनपद है वह उस पर कब्जा करने सोचेंगे, तो इस तरह उनके बीच में संघर्ष होने प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, अगर वे लेन देन करते थे तो क्या वे सिक्कों का इस्तेमाल करते? जी हाँ, सिक्के आप जैसे कि जानते हो सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, आहत सिक्के चलते थे, वे चांदी या तांबे के बने होते थे। उदाहरण सिक्कों के कुछ नाम मिलते थे कि निष्क, माशक, काकणी, काशापर्ण। ठीक है, ये सभी सिक्कों के नाम हैं। ठीक है, अब दो तरह की एक शब्दावली यूज होती थी, एक श्रेणी और एक पुग। श्रेणी बोलते थे जो एक ही समान व्यवसाय करते थे लोग, उन सब का जो ग्रुप था उसको श्रेणी बोलते थे, और जो अलग अलग व्यवसाय करते थे उनके व्यापारियों के ग्रुप को बोलते थे पुग बोलते थे। ठीक है, कुछ प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं, जिसकी कुछ अधिकारी, कुछ शब्दावली अधिकारियों की, जिसके बलि साधक यानी कर देने वाला। ठीक है, सोलकिक यानी कर वसूल करने वाला। ठीक है, टुंडिया एवं अकासिया ये होते थे कर वसूल करना भी उग्र अधिकारी, यानी कि जो मार पिटाई छिटाई करके जो कर निकालते थे। रज्जु ग्राहक जो कि भूमि नापने वाला होता था, भूमि नापने के लिए इकाई का इस्तेमाल करते थे। निवर्तन, इकाई का मतलब होता है जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे केले खरीदते तो आपको बोलते हैं ना कि 1 दर्जन केले तो 2 दर्जन, तो दर्जन क्या है, ये इसकी इकाई है ना। आप जगह चीनी लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि 1 kg चीनी दे दो, 2 kg दे दो, है ना। तो kg क्या है, इसकी इकाई है, यानी बिना यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, बिना यूनिट के आप किसी चीज़ का मापन नहीं कर सकते। तो उस समय जो मापन के लिए इस्तेमाल होते थे वो निवर्तन हुई होता था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। रज्जु ग्राहक जो होता था भूमि मापने वाला होता था। दौड़ मापक जो होता था वो अनाज की तौल का निश्चित होता है, यानी अनाज की तौल में कोई घोल मोल तो ना हो रहा। ठीक है, तो उसको देखने वाला होता था दौड़ मापक। तो दोस्तों जैसे कि हमने महाजनपदों के बारे में आज कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम अपना प्राचीन भारत को जो हमारा मौर्य वंश से स्टार्ट होता है, सॉरी हर्यक वंश से स्टार्ट होता है। ठीक है, मौर्य वंश चौथा वंश था। ठीक है, मगध का, तो हर्यक वंश से हम प्रारंभ करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।